आपके लिए एक पहेली लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आप इसका उत्तर मुझे बता सकेंगे। कुछ स्थितियों में मैं गति का विरोध करता हूँ। यद्यपि मैं गति को संभव बनाता हूँ, परंतु मैं सापेक्ष गति का सदा विरोध करता हूँ। दो गतिमान पृष्ठों के बीच लगाइए वहाँ कुछ स्नेहक, वहाँ बन जाता हूँ मैं छोटा। बनाइए गतिमान पृष्ठों को रुक्ष, बना देता हूँ मैं गति को कठिन। मैं हो सकता हूँ स्थैतिक, सर्पिक अथवा लोटनिक, परंतु जब भी होते हैं दो पृष्ठ गति में, होता मैं हूँ सदैव वहाँ। बताओ मैं हूँ कौन? तो बच्चों बताओ ये कौन है जो मैं है? तो बच्चों सही बताया आपने, इस मैं का नाम है घर्षण। तो बच्चों आज हम अध्याय 12 घर्षण का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप सभी बच्चे ध्यान से इस पाठ को समझेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं अध्याय 12 घर्षण। तो बच्चों ध्यान से समझिए। आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। जब भी आवश्यक होता है आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है उस स्थिति में भी मंद हो जाती है बच्चों, जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया हो। अंततः वह रुक जाती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? जैसे कि चित्र 12.1 में बच्चों दिखाया गया है, किसी चिकने अथवा गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? चित्र में देखिए बच्चों, जब कोई लड़का किसी केले के छिलके पर कदम रखता है तो वह गिर पड़ता है। इस अध्याय में आप इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पाएंगे बच्चों। तो बच्चों 12.1 घर्षण बल के विषय में पढ़ते हैं क्रियाकलाप 12.1 के द्वारा। मेज पर किसी रखी हुई पुस्तक को धीरे से धकेलिए। आप यह देखेंगे कुछ दूरी पर चलकर यह रुक जाती है। इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए। क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है? क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए? इस बल को घर्षण बल कहते हैं बच्चों। ये देखिए चित्र में बच्चों, घर्षण पुस्तक तथा फर्श के पृष्ठों की सापेक्ष गति का विरोध करता है बच्चों। आपने देखा कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में बच्चों घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है बच्चों। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है? आइए पता लगाएं। तो बच्चों ये पता लगाने के लिए हम घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे क्रियाकलाप के द्वारा। तो बच्चों हम क्रियाकलाप 12.2 करेंगे। किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए। ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचिए। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करे, कमानीदार तुला का पाठ्यांक लीजिए। इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है बच्चों। ये देखिए बच्चों चित्र 12.3, कमानीदार तुला द्वारा ईंट को खींचा जा रहा है। अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते हैं? इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेटकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आपने क्या पाया बच्चों? तो बच्चों हम कमानीदार तुला के विषय में पढ़ते हैं। कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है बच्चों, जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके अंशांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है बच्चों। ये देखिए बच्चों,
कमानीदार तुला दिखाई गई है। अब हम क्रियाकलाप करेंगे 12.2 किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाइए। इसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हैं। आनत समतल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। आप कोई पेंसिल सेल इस बिंदु से नीचे लुढ़कने दीजिए। रुकने से पूर्व वह मेज पर कितनी दूरी तय करता है, इस दूरी को नोट कीजिए। मेज पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कपड़े में सिलवट न हो। उपरोक्त क्रियाकलाप को फिर कीजिए बच्चों, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए बच्चों, पेंसिल सेल विभिन्न पृष्ठों पर भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है। मेज पर रेत को पहली परत बिछाकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। समस्त क्रियाकलाप में आनत समतल का ढलान समान रखिए बच्चों। किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है? सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती हैं? इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए बच्चों। अपने परिणाम पर चर्चा कीजिए। क्या सेल द्वारा चली दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है बच्चों? क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है बच्चों? तो बूजो कहता है, मैं इस क्रियाकलाप को सेल पर रेगमार का टुकड़ा लपेट कर करूंगा। तो बच्चों, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितता के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने होते हैं, उनमें बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं बच्चों। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ की गति को कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतः बंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। जो खुरदरे पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं। अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है बच्चों। देखिए, यहाँ पर पृष्ठीय अनियमितताएं दिखाई गई हैं बच्चों। पुस्तक रखी है मेज पर और पुस्तक का पृष्ठ दिखाया है और मेज का पृष्ठ, और उसके बीच में अनियमितताएं दिखाई गई हैं, जिसकी वजह से घर्षण बल होता है बच्चों। हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा है। बच्चों देखिए, बॉक्स को गतिमान रखने के लिए लगातार धकेलना पड़ता है। अपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो अब इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य आसान है? विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील कराना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है बच्चों। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है बच्चों। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सकें। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है बच्चों। इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। तो बच्चों, हम अब घर्षण पढ़ेंगे कि हानिकारक तो है घर्षण, लेकिन अनिवार्य भी है। आपने कुछ अनुभव को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़े रखना आसान है? मान लीजिए किसी गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी है, तो क्या उसे हाथ से पकड़ना आसान होगा अथवा अधिक कठिन हो जाएगा? जरा सोचिए बच्चों, यदि घर्षण न हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा? यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं बच्चों?
यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते। जब आपके शिक्षक चाक से शाम पट पर लिखते हैं तो शाम पट का रुक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चौक के कुछ कणों को उतार देता है। देखिए बच्चों, घर्षण के कारण दीवार में कील जो है वो गड़ जाती है। चाक के कुछ कण शाम पट से चिपक जाते हैं और इस प्रकार शाम पट पर आपको लिखावट दिखाई देती है बच्चों। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न होता तो उन वाहनों की न तो गति आरंभ की जा सकती थी और न ही उन्हें रोका जा सकता था और न ही दिशा परिवर्तित की जा सकती थी। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वहाँ घर्षण न हो। आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता था बच्चों। देखिए बच्चों, चित्र 12.8 में घर्षण के कारण जूतों के तले घिस जाते हैं। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है बच्चों। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वह पेंच, बॉल, बेरिंग, जूतों के सोल ही क्यों ना हो। आपने रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपर पीलों की घिसी पिटी सीढ़ियाँ देखी होंगी। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है बच्चों। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। क्या आपने अनुभव करते हो कि जब आप माचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ से रगड़ते हो तो वह आग पकड़ लेती है बच्चों। आपने यह देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं बच्चों जिसमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण ही अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है बच्चों। निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण को कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे बच्चों। ये देखिए बच्चों, हाथों को रगड़ने पर आप गर्मी का अनुभव करते हैं और यहाँ पर देखिए माचिस की तीली को जलाने के लिए घर्षण के कारण ही वह रगड़ने से आग पकड़ लेती है बच्चों। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे घर्षण को कैसे बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। पिछले अनुभाग में आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों है? खांचे जूतों की फरस से पकड़ बनाते हैं बच्चों, जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार कारों, ट्रकों तथा बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं, जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती है बच्चों। यह देखिए, जूते और टायरों की जो तलियों को खांचेदार बनाकर घर्षण अधिक किया जाता है बच्चों। यह देखिए, स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते बच्चों, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने यह देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह पकड़ सकें बच्चों। व्यायामी जिम्नेस्ट अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सकें। तो बच्चों, यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, अतः हम उसे कम करना चाहेंगे बच्चों। कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? देखिए बच्चों, चित्र 12.12 में बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं और उस पर खेलने से पहले जो है पाउडर छिड़का जाता है बच्चों। आपने यह नोट किया होगा, जब हम दरवाजों के कब्जों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाज़ा सहज ही घूमने लगता है। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हैं बच्चों। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि करने के लिए घर्षण को कम करते हैं। जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं बच्चों तो वहाँ इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन का अंतःपाषण काफी सीमा तक दूर हो जाता है। गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं बच्चों। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग
न करने की सलाह दी जाती है। वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है बच्चों। यह देखिए बच्चों, स्नेहक का प्रभाव जो सतह 1 और सतह 2 है उसके बीच में घर्षण कम करने के लिए चिकनाई लगाई गई है बच्चों। बूजो कहता है, क्या हम पृष्ठों पर पालिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं? तो पहेली कहती है, घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता है। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता है, उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती हैं। तो बच्चों हम पढ़ेंगे पहिए जो हैं वो घर्षण कम कैसे करते हैं। आपने अटैचियों अथवा अन्य भारी सामानों पर रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, यह बच्चा इतनी अटैची को आराम से खींच रहा है क्योंकि इसमें पहिए लगे हैं। लोटन जो है वो घर्षण को कम कर देता है बच्चों। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। 12.4 बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिलें लीजिए, इन्हें मेज पर एक दूसरे के समानांतर रखिए, इनके ऊपर कोई मोटी पुस्तक रखिए बच्चों। अब पुस्तक को धकेलिए। आप यह पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। पेंसिल की इस प्रकार की गति को लोटनी गति कहते हैं बच्चों। क्या आप ये अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने से घर्षण कम हो गया है? क्या आपने भारी मशीनों को उनके नीचे लकड़ी के लट्ठे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते देखा है बच्चों? ये देखिए बच्चों, किताब के नीचे पेंसिल लगाई गई है और रोलरों पर पुस्तक की गति को दिखाया गया है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनी घर्षण कहते हैं बच्चों। लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्या अब आप ये समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है? क्योंकि लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। इसलिए अधिकांश मशीनों में घर्षण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटनिंग में प्रतिस्थापित किया जाता है बच्चों। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग इसके सामान्य उदाहरण है बच्चों। देखिए, जैसे कि चित्र 12.16 में दिखाया गया बच्चों, बॉल बेयरिंग जो हैं वो घर्षण कम कर देते हैं। तो बच्चों अब हम जानेंगे तरल घर्षण किसे कहते हैं। आप जानते हैं वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं बच्चों। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि तरल से होकर गति करने वाली वस्तुओं पर जो घर्षण बल लगता है वह तरल जो है कर्षण कहते हैं उसको। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं बच्चों। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है बच्चों। अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियां दी जाती हैं। आपके विचार से वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं? वास्तव में उन्हें ये संकेत प्रकृति से मिलते हैं बच्चों। पक्षी तथा मछलियाँ तरल में गति करती हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। आपने इन आकृतियों के बारे में कक्षा 6 में अध्ययन किया था बच्चों। वायुयान की आकृति को सावधानी पूर्वक देखिए। ये देखिए बच्चों, क्या आप इसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? वास्तव में सभी वाहनों के डिज़ाइन इसी प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण जो है वो कम हो जाए। ये देखिए बच्चों,
एक हवाई जहाज और पक्षी की आकृति में समानता। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको घर्षण के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।